गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम आईसीए के स्टडी मटेरियल से जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर मई 2026 के लिए। ये सी इंस्टीट्यूट का ही स्टडी मटेरियल है, हम इससे स्टार्ट करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। आपका ये पेपर नंबर 3 है टैक्सेशन इंटरमीडिएट के लिए, जिसमें इनकम टैक्स आपका 50 मार्क्स का है और 50 मार्क्स का आपका जीएसटी है। तो पहले हम इसमें जीएसटी स्टार्ट करेंगे, फिर इनकम टैक्स भी स्टार्ट करेंगे साथ के साथ। तो जीएसटी को समझने से पहले हमें उसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म हो गई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब पहले जीएसटी से पहले हमें टैक्स के बारे में पढ़ना होगा कि टैक्स क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, तो जनरली लोग क्या बोलते हैं, टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, कलेक्ट करती है कंपलसरी बेसिस पे, राइट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन और वो कंट्री वेलफेयर। यानी जो टैक्स एक अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है कंपलसरी बेसिस पे, ऑप्शनल नहीं होता है, इच्छा नहीं है, फिर भी आपको देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कंपलसरी मैंडेटरी बेसिस पे चार्ज किया है, लगाया है, तो उसे आप टैक्स बोलते हैं, राइट। पर मेरे से कोई पूछे कि टैक्स का मतलब क्या है, तो मैं बोलूँगा टैक्स एक कंपलसरी है। कंपलसरी तो है, गवर्नमेंट बोल रही है, अपनी इच्छा से तो कोई दे नहीं रहा है। कम मोरल ड्यूटी, कंपलसरी का मोरल ड्यूटी। कंपलसरी तो है ही क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है। मोरल क्यों है? क्योंकि हर कोई सोल्जर बन के आर्मी में या नेवी में नहीं जा सकता है, राइट। आपकी भी कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए कुछ करने की। तो अगर आप आर्मी नेवी में हैं तब तो मान सकते हैं कि आप डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं कंट्री को, आप सर्व कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। पर अगर आप आर्मी नेवी में नहीं हैं तो ऑब्वियसली आपको इनडायरेक्ट वे में एक मौका मिलता है टैक्स के तौर पर कि आप जो अपनी इनकम कमा रहे हैं उसका कुछ पार्ट एज ए मोरल ड्यूटी के तौर पे अपनी सरकार को दीजिए, ताकि सरकार कंट्री का और सोसाइटी का वेलफेयर कर सके, यानी रोड्स बना सके, गवर्नमेंट स्कूल खोल सके, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो टैक्स एक कंपलसरी तो है, एक मोरल ड्यूटी भी है। क्लियर हो गया? तो टैक्स अभी हम पढ़ लेंगे, बुक से आपका रीड भी कर लेंगे, पर पहले एक बार हम रफली समझ लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो टैक्स इज़ अ कंपलसरी का मोरल ड्यूटी, और आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं टैक्स इज़ अ कंपलसरी चार्ज और लेवी। लेवी वर्ड होता है जो टैक्स में यूज होता है। लेवी का मतलब होता है चार्ज करना, क्योंकि जो लॉ में वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो लेवी, LEVY, लेवी का मतलब होता है चार्ज करना, लगाना। तो टैक्स इज़ अ कंपलसरी चार्ज और लेवी चार्ज बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इन द कंट्री। अब टैक्स भी दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? तो पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होगा जिसमें पेयर एंड बियरर आर बोथ सेम पर्सन होंगे। पेयर एंड बियरर आर सेम पर्सन। और इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होगा जिसमें पेयर यानी पे करने वाला और बियर करने वाला, उसका बर्डन उठाने वाला डिफरेंट पर्सन होंगे। यानी डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होगा जिसमें जो पे करेगा वही उसका बर्डन भी उठाएगा, यानी आप अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, आपकी जॉब लग गई, राइट, आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो इनकम पे टैक्स आपको ही देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मम्मी पापा से ले लें, फ्रेंड से ले लें या किसी और से लेके दे दें। आप ही को पे करना है, आप ही को उसका बर्डन उठाना है, आप किसी पे बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसमें पेयर कोई और होगा, बियरर कोई और होगा, बर्डन आप किसी पे डाल सकते हैं। जैसे आपने किसी शॉप से शॉपिंग करी तो बिजनेसमैन ने सामान बेचा और जीएसटी लगाया सामान पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज किया, राइट। पर कलेक्ट तो बिजनेसमैन ने किया और पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो पेयर हुआ बिजनेसमैन, पे तो वही करेगा, पर बर्डन किस पे डाला उसने, कस्टमर पे, आपसे लेके ही तो दिया टैक्स, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर हमेशा कौन होगा, एक बिजनेसमैन होगा। बियरर कौन होगा, हमेशा कस्टमर होगा, यानी कस्टमर से लेके ही वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया पहला डिफरेंस कि डायरेक्ट टैक्स तो एक ऐसा टैक्स होगा जिसमें पेयर एंड बियरर आर सेम पर्सन, पर इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होगा जिसमें पेयर और बियरर डिफरेंट पर्सन होगा, दैट इज बर्डन कैन बी शिफ्ट टू अनदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, अगर ये पता लगता है तो क्राइम है, ये गलत माना जाएगा, ठीक है, आपको पनिश किया जाएगा। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं, यानी आप कस्टमर से लेके ये टैक्स गवर्नमेंट को दे सकते हैं।
और कोई एग्जांपल सर डायरेक्ट टैक्स का? प्रॉपर्टी टैक्स, जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम, तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है, राइट? तो वो अभी जो टैक्स दे रहे हैं आप, वो भी डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि उसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स के तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे आप, जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया। कस्टम ड्यूटी, जब आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक कस्टम ड्यूटी देनी होती है, तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। कस्टम ड्यूटी मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं इसको। दूसरा डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होगा। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी अगर आप इनकम बढ़ा कमाते जाएंगे तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी जो कम कमाएगा इनकम उस पर कम टैक्स लगेगा, जो ज़्यादा इनकम कमाएगा उस पर ज़्यादा लगेगा। यानी इसमें पेइंग कैपेसिटी नहीं देखी जाएगी सॉरी, इसमें पेइंग कैपेसिटी देखी जाएगी कि आप कितना टैक्स पे कर सकते हैं, आप कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो रिग्रेसिव नेचर का होगा। रिग्रेसिव, रिग्रेसिव का मतलब है पेइंग कैपेसिटी से मतलब नहीं है कस्टमर की, जो रेट है उसी रेट से सबको जीएसटी सेम रेट से देना होगा। फॉर एग्जांपल, चाहे मैं कोई पार्ले जी का बिस्किट खरीदूं या आप खरीदें या कोई भी रिच पर्सन पार्ले जी का बिस्किट खरीदे, जीएसटी की रेट सेम ही रहेगी बिस्किट पे। ऐसा थोड़ी कि कोई अमीर है तो जीएसटी की रेट चेंज हो जाएगी उसके लिए, राइट? तो इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है, यानी इसमें कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं होता है, सबको एक ही रेट से जो डिसाइडेड है रेट देना होता है टैक्स, चाहे वो पुअर हो, चाहे रिच हो, चाहे मिडिल क्लास हो। जबकि प्रोग्रेसिव नेचर में डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है। इसमें कैटेगरी बनाए रखी गवर्नमेंट ने कि इतनी इनकम है तो इतना टैक्स लगेगा, इतनी है तो नहीं लगेगा, इतना है, इतनी इनकम बढ़ती जाएगी तो इस रेट से टैक्स लगेगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी डायरेक्ट टैक्स आपका बढ़ता जाएगा, जिसमें पेइंग कैपेसिटी रेलेवेंट होती है। ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है, क्योंकि इसमें पेइंग कैपेसिटी नहीं देखी जाती है, सबको सेम रेट से ही टैक्स देना होता है। क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थर्ड हो गया, जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये इनकम पे लगता है या प्रॉपर्टी पे लगता है, जब आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, इनकम एंड प्रॉपर्टी। और जो फोर्थ है इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, डायरेक्ट टैक्स तो इनकम और प्रॉपर्टी पे लग गया, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। आप जब गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना होता है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टैक्स इज़ अ कंपलसरी का मोरल ड्यूटी है। टैक्स कंपलसरी तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है वो आपको देना पड़ेगा, पर एज ए मोरल ड्यूटी भी है, क्योंकि आपका भी नेशन के लिए कुछ लाइबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है। तो आप टैक्स दे के गवर्नमेंट को अपनी ड्यूटी को एक तरह से फुलफिल कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट सोसाइटी का, कंट्री का वेलफेयर कर सके। तो टैक्स कंपलसरी ड्यूटी है, लेवी है, जो चार्ज करती है गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है इसमें पेयर और बियरर सेम पर्सन होते हैं, यानी आप अपने टैक्स का बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी आपको ही टैक्स देना है अपनी जेब से और बियर भी आपको ही करना है, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर बियरर आर डिफरेंट पर्सन, यानी पे कोई और करेगा और उसका बर्डन कोई और बियर करेगा। यानी इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू कस्टमर, आप कस्टमर पे बर्डन डाल सकते हैं। पेयर हमेशा बिजनेसमैन होगा, बियरर हमेशा कस्टमर होगा। एग्जाम्पल हो गया जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, जैसे जैसे आप कमाते जाएंगे यानी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आपको ज़्यादा टैक्स देना होगा। यानी डायरेक्ट टैक्स में पेइंग कैपेसिटी देखी जाती है, आप अगर ज़्यादा रिच हैं तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, अगर मिडिल क्लास है तो कम, पुअर है तो बहुत ही कम या नहीं लगेगा। जबकि रिग्रेसिव नेचर का होता है इनडायरेक्ट टैक्स। रिग्रेसिव मतलब पेइंग कैपेसिटी इरेलीवेंट है, रेट आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सबको इक्वल रेट से जीएसटी देना होगा, ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉपर्टी पे चार्ज किया जाता है, जो और इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे और कंजम्पशन बेसिस पे चार्ज होता है। अगर आप कंज्यूम करेंगे, काम मिलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको देना होगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद, राइट? तो हम अब बुक से रीड कर लेते हैं। अब आपको रीडिंग करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आपका ICAI का स्टडी मटेरियल है, उसका फर्स्ट चैप्टर यही है जीएसटी का, जीएसटी इन इंडिया, चैप्टर नंबर 1। रीडिंग करने से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई टेक्निकल चीज़ है जो आप खुद से मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल को प्रेफरेंस दीजिएगा। हाँ, कोई रेफरेंस बुक आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बहुत रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है, पर पहला आप प्रेफरेंस देंगे मॉड्यूल को, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया।
इन एनी वेलफेयर स्टेट इट इज़ अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की मेन जिम्मेदारी बनती है टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द कंट्री, कि वो कंट्री की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करे, एंड इट्स पीपल बाय वे ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे, और इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर करने होंगे, यानी पब्लिक की भलाई के लिए कुछ खर्चे करने होंगे, जैसे रोड बनाना, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाना, फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, एट्सेट्रा। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी हैज़ बीन स्ट्राइविंग, मतलब पूरी कोशिश कर रहा है इंडिया टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, कि वो पूरी वेलफेयर स्टेट जो होता है, जो कल्याणकारी समाज होता है, उसकी जो उसकी कॉन्सेप्ट है उसको फुलफिल कर सके विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हर कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सबको सब कुछ दे सके, तो लिमिटेड रिसोर्स ही वो कोशिश करता है कि सबको कुछ कुछ तो वो प्रोवाइड कर सके। द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो मेन सोर्स होता है गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का, इनकम का, बीइंग द लेवी ऑफ टैक्सेस, लेवी मतलब चार्ज करना, कि वो टैक्स लगा के गवर्नमेंट से कलेक्ट करेगी टैक्सेस। दो द कलेक्शन ऑफ टैक्स इज टू ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब होता है इंक्रीज करना, एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल टू द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, ताकि वो पब्लिक सर्विसेज दे सके। ओवर द ईयर्स इट हैज़ बीन यूज्ड एज ए इंस्ट्रूमेंट, पिछले कई सालों से टैक्स को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, मतलब एक तरह से हथियार है। इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब किस तरह से गवर्नमेंट पैसा लेके आएगी पब्लिक से, उसे फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकें। दस देयरफॉर टैक्स आर कलेक्टेड टू फुलफिल द सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, यानी समरी यही है कि टैक्स लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा टू फुलफिल द सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। एक तो गवर्नमेंट का सोशल मोटिव पूरा हो सके, इकोनॉमिक मतलब गवर्नमेंट को इनकम हो सके, इसके बेसिस पे टैक्स दिया जाता है। चाणक्य ने क्या बोला था, कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द सिटीजन एज ए हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर जेंटली एंड विदाउट इन्फ्लिक्टिंग पेन। वैसे बहुत रेयर है कि ऐसा होता है, क्योंकि टैक्स जब भी देते हैं तो थोड़ा बहुत पेन तो सभी को फील होता है कि यार टैक्स जा रहा है इतना सा, पर चाणक्य ने कह रहा है कि चाणक्य जी कह रहे हैं कि इस तरह से टैक्स देना चाहिए कि सिटीजन, जैसे हनी बीज होती है, जो मधुमक्खी होती है, वो फूल से कलेक्ट करती है नेक्टर, जिससे वो शहद बनाती है, फूल को कोई चोट नहीं पहुंचाती है। उसी से हर गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि इतना ही टैक्स वो ले अपने सिटीजन से कि उनको ज़्यादा पेन फील ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अभी क्वेश्चन उठता है व्हाट इज टैक्स, टैक्स का मतलब क्या है। अ टैक्स इज डिफाइंड एज, तो टैक्स का मीनिंग दे रखा है अ पेक्यूनरी, पेक्यूनरी मतलब मॉनेटरी, इट इज़ अ मॉनेटरी बर्डन, ये मॉनेटरी बर्डन है लेड अपॉन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स पे डाला जाता है, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन जैसे मैं और आप, और प्रॉपर्टी ऑनर्स पे डाला जाता है टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल सके। अब पेमेंट है, एक तरह से पेमेंट है एग्जेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मतलब कोई कानून बनाया जाता है, उसी के बाद टैक्स दिया जाता है। इंडिया में साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, बिना कानून बनाए कोई भी सरकार आपसे टैक्स नहीं ले सकती। तो पहले कोई कानून बनाया जाएगा, कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होगी, लेजिस्लेटिव मतलब लीगल अथॉरिटी होगी जो आप पे टैक्स चार्ज करेगी। तो अपन हम बोल सकते हैं अ टैक्स इज़ नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट, ये अपनी इच्छा से कोई नहीं देता है, और डोनेशन ही कोई दान नहीं, बट एन इन्फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आपसे जानबूझ के लिया जाता है। एग्जेक्टेड परसुएंट, परसुएंट मतलब अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, कोई भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो आप पे एक इन्फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ज करती है कि आप इतना टैक्स आपको देना होगा। इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में बोले, टैक्स इज नथिंग बट मनी, टैक्स केवल कुछ और नहीं है बल्कि वो पैसा है दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट, जो लोग सरकार को देते हैं, विच इज़ यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, ताकि वो पैसा पब्लिक सर्विसेज के काम में आ सके। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो फ्रैंकलिन जी ने क्या बोला था, पढ़ लेते हैं। टैक्सेस आफ्टर ऑल आर ड्यूज दैट वी पेड फॉर द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबरशिप इन एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी। अगर जैसे आप किसी क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, आप कहीं मूवी थिएटर में जाते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, तो आपको टिकट लेना होता है, आप उसका प्रिविलेज लेना है, फ़ायदा लेना है, तो आपको उसका टिकट लेना होगा। तो सेम इन्होंने बोला कि अगर किसी ऑर्गेनाइज सोसाइटी में आपको रहना है, किसी अच्छे समाज में रहना है जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, रोड, ट्रांसपोर्ट, तो आपको कुछ पैसा देना होगा उस प्रिविलेज का फ़ायदा उठाने के लिए सरकार को, उसी पैसे को टैक्स बोला जाता है।
अब टैक्स दो तरह का होता है, इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है। अ डायरेक्ट टैक्स इज़ अ काइंड ऑफ चार्ज, एक तरह से ये वो बर्डन है विच इज़ इम्पोज डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर पे लगाया जाता है एंड पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन, और डायरेक्टली वही आदमी गवर्नमेंट को देगा, यानी इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होगा, जिस पे टैक्स लगाया गया है वही पे करेगा, जुरिस्डिक्ट और नेचुरल, चाहे वो जुरिस्डिक्ट पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो। आर्टिफिशियल पर्सन समझते ही है जो जैसे कानूनी पर्सन मानते हैं, जैसे कंपनी, ठीक है, ट्रस्ट, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। जिन्हें कानून ने बनाया उन्हें जुरिस्टिक पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, और जो नेचुरल पर्सन होते हैं उन्हें इंडिविजुअल बोलते हैं, जैसे मैं और आप। जिन्हें नेचर ने बनाया वो नेचुरल पर्सन, ऑन हुम इट इज़ इम्पोज, जिस पे लगाया गया है। अ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स, आप इसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। अ सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स इम्पोज इन इंडिया इज इनकम टैक्स, भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है उसे इनकम टैक्स बोलते हैं। क्लियर? इफ द टैक्स पेयर इज जस्ट अ कॉन्ड्यूट, कॉन्ड्यूट मतलब मीडिएटर है, टैक्स पेयर मीडिएटर है। जैसे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है हल्दीराम से, पर हल्दीराम तो आपसे ले रहा है टैक्स, अगर आप कोई मिठाई खरीद रहे हैं, राइट, तो हल्दीराम इज जस्ट अ मीडिएटर है, वो कलेक्ट करेगा और फिर गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है ये। एंड एट एवरी स्टेज द टैक्स इंसिडेंस, टैक्स इंसिडेंस का मतलब होता है टैक्स का बर्डन, इंसिडेंस यानी बर्डन, जो टैक्स का बर्डन है इज पास्ड ऑन टिल इट फाइनली रीच द कंज्यूमर, वो पास होता जाएगा, नहीं हर बार बर्डन कस्टमर पे जाएगा। हु रियली बियर द ब्रंट ऑफ इट, जस्ट जो इसका बर्डन बियर करेगा। सच टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स, इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी इनडायरेक्ट टैक्स में जो पेयर होता है वो जस्ट अ मीडिएटर होता है, वो केवल कस्टमर से लेता है टैक्स और गवर्नमेंट को जमा कराता है। सारे बिजनेसमैन मीडिएटर हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी का बर्डन और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कस्टमर पे जाएगा। एंड इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स, आप इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। इट्स इंसिडेंस, इंसिडेंस यानी बर्डन, इज बॉर्न मतलब बियर किया जाता है बाय द कंज्यूमर हु अल्टीमेट कंज्यूम द प्रोडक्ट, जो कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट को, और द सर्विसेज, वाइल द इमीडिएट लायबिलिटी टू पे द टैक्स, पर जो इमीडिएटली टैक्स का पेमेंट करना होता है मे फॉल, उसका बर्डन आ सकता है अपन अनदर पर्सन सच एज मैन्युफैक्चरर, जो बना के सामान बेच रहा है उसे भी देना होगा, प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड दे रहा है, और सेलर ऑफ गुड्स। ठीक है, यानी गवर्नमेंट कई बार ऐसा कह सकती है कि पहले आप दे दीजिए टैक्स और फिर बाद में आप कस्टमर से कलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है। या तो इमीडिएटली देना पड़ सकता है, या आप कस्टमर से लेके भी टैक्स दे सकते हैं सरकार को, तो इनडायरेक्ट टैक्स, यानी दोनों केसेस में बर्डन तो कस्टमर को ही उठाना होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को कंजम्पशन टैक्स भी बोलते हैं। दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, बताया था रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। पेइंग कैपेसिटी नहीं देखी जाएगी कस्टमर की, सभी को सेम रेट से देना होगा जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे, कि एबिलिटी टू पे मतलब पेइंग कैपेसिटी नहीं देखनी, जबकि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, पेइंग कैपेसिटी देखी जाती है। अगर आप रिच हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टैक्स देना होगा। ऑल द कंज्यूमर इंक्लूडिंग द इकोनॉमिकली चैलेंज बियर, यानी जो इकोनॉमिकली चैलेंज बियर होते हैं, मतलब जो गरीब लोग होते हैं, द ब्रंट ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स इक्वली, वो भी इक्वली बर्डन उठाते हैं। चाहे मैं कोई पेन खरीदने जाऊँ मार्केट में, चाहे कोई गरीब आदमी जाए, कोई मिडिल क्लास जाए, कोई हायर क्लास जाए, कोई रिच क्लास जाए, सेम रेट से जीएसटी देना होगा, राइट। तो ये इंडायरेक्ट टैक्स में पेइंग कैपेसिटी नहीं देखी जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड, लेविड मतलब चार्ज किए जाते हैं ऑन कंजम्पशन, अगर आप किसी गुड्स को आप कंज्यूम करते हैं, यूज़ में लेते हैं, कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, मूवी टिकट्स खरीदते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट रेलवे का एसी का टिकट खरीदते हैं, एक्सेट्रा। प्रिविलेजेस, कोई फन पार्क्स वगैरह जाते हैं, कोई फ़ायदा उठाते हैं, राइट को यूज़ करते हैं, बट नॉट ऑन इनकम और प्रॉपर्टी। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और प्रिविलेजेस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जबकि इनकम टैक्स लगता है इनकम और प्रॉपर्टी पे, इस पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। अर्लियर ये बता रहे हैं कि पहले बहुत सारे इंडायरेक्ट टैक्स होते थे। अर्लियर नंबर ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस वर लेविड इन इंडिया, बहुत सारे इंडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे, नेमली एक्साइज ड्यूटी। अभी आप पढ़ेंगे एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगती है कुछ प्रोडक्ट में। एक्साइज ड्यूटी मतलब प्रोडक्शन, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं मैन्युफैक्चर, तो आपको प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी देनी होगी। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम अभी आगे। कस्टम ड्यूटी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है उसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। सर्विस टैक्स जो सर्विसेज पे लगता है, यानी अगर आप सर्विस देंगे तो सर्विस टैक्स लगता था, अभी बंद हो चुका है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते थे पहले तो सीएसटी लगता है, अभी भी लगता है कुछ कुछ पे, पर बाकी सब पे बंद हो चुका है। वैल्यू एडेड टैक्स वैट, यानी अगर आप विद इन स्टेट सामान बेचते थे तो सेल्स टैक्स लगता था, जिसे वैट बोलते हैं, ये बंद हो गया।
एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, हाँ जिन गुड्स पे जीएसटी लगता है अभी भी उन पे वैट नहीं लगता, पर कुछ गुड्स अभी भी ऐसे हैं जिन पे पुराने टैक्सेस लगते हैं, उन पे तो ही लगेंगे। एंट्री टैक्स बंद हो गया है, परचेज टैक्स सामान खरीदने पे, एंटरटेनमेंट टैक्स मूवी पे, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, लग्जरी टैक्स बंद हो गया जो महंगी चीज़ पे लगता था, टैक्स ऑन एटसेट्रा, ये सब बंद हो चुके हैं जब से जीएसटी इंडिया में आया है। However, indirect taxation in India witnessed a paradigm shift on July 1st, 2017 से indirect tax shift हो गया अच्छी जगह with usherance into a unified indirect tax regime। इन सारे different टैक्स को merge करके एक unified एक ही indirect tax बनाया गया regime अथवा area regime wherein a large number of central and state indirect taxes, चाहे state government लगाती थी टैक्स चाहे central government लगाती थी, वो सारे टैक्स को अमलगमेट कर दिया गया, merge कर दिया गया और एक ही सिंगल टैक्स लगाया जाता है, इसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। The introduction of GST has been a very significant step in the field of indirect tax reform in India। एक तरह से रिफॉर्म है, सुधार किया गया इंडायरेक्ट टैक्स। पहले के इंडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारी कमियां होती थी जिन्हें सुधारने के लिए जीएसटी लाए गए। कस्टम ड्यूटी कंटिन्यू इन पोस्ट जीएसटी रेजिम, मतलब जीएसटी आने के बाद भी कस्टम ड्यूटी तो लगाई जाती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो आपको पेमेंट करना होता है, जब आप इंडिया से बाहर कोई सामान भेजते हैं तो उसे एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया के बाहर से कोई सामान मंगवाते हैं तो उसे इंपोर्ट बोलते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तो कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है, पोस्ट जीएसटी में जीएसटी आने के बाद भी लगती है। इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड ओवर एग्री दैट, दोनों इकोनॉमिक्स जो होते हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं जो लोग, वो कहते हैं दैट डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स दोनों साथ में लगनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही टैक्स लगाना चाहिए, दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। एंड देयरफॉर अ रैशनल टैक्स स्ट्रक्चर, एक तरह से एक सही टैक्स स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, शुड इनकॉर्पोरेट इन इटसेल्फ बोथ टाइप ऑफ टैक्सेस, और उसमें दोनों टैक्स होने चाहिए, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेनॉन्ड फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला था, द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू अंडरस्टैंड इनकम टैक्स, कि बहुत टफ है किसी चीज़ को समझना वर्ल्ड में तो वो इनकम टैक्स है। पर ऐसा नहीं है, जब आप अगर पढ़ते हैं, आपका इंटरेस्ट आता है टैक्स में, तो इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ जाता है। चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, दोनों टैक्स समझ में आते हैं। क्लियर? तो अब इसको आगे करते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं नेक्स्ट। जेनेसिस, इसमें आगे भी लिखा गया है कि आपकी जो जीएसटी इंटरमीडिएट लेवल पे, जो सी इंटरमीडिएट लेवल पे, वी विल स्टडी द सेलेक्ट प्रोविजन ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूरल लॉ ऑफ जीएसटी, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चार्ज, यानी जीएसटी की बेसिक चीज़ें सारी आपकी इंटरमीडिएट कोर्स में डाली गई हैं। जो बहुत ही एडवांस प्रोविज़न है वो आपके सी ए फाइनल में आएंगे। कस्टम ड्यूटी भी सी ए फाइनल में, और जीएसटी के एडवांस प्रोविज़न भी सी ए फाइनल का पार्ट होंगे। खैर, इसको तो नॉलेज के लिख रखा है इन्होंने कि बाकी चीज़ें आपकी हैं, यानी जो बेसिक जीएसटी समझने में एक डीप जीएसटी की अंडरस्टैंडिंग है वो सी इंटरमीडिएट में ही आ जाती है। हाँ, उसमें थोड़े एडवांस प्रोविज़न होते हैं, वो सी फाइनल में पढ़ाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जेनेसिस ऑफ जीएसटी इंडिया, कि इंडिया में जीएसटी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले हम रफली समझ लेते हैं, फिर हम इसको रीड कर लेंगे। जेनेसिस मतलब जनरेशन, उत्पत्ति, ऑरिजिन कहाँ से हुआ जीएसटी का। देखें, इन 2000 ईयर, जो 2000 साल था, उस टाइम एनडीए की गवर्नमेंट थी इंडिया में, सेम बीजेपी गवर्नमेंट थी, एनडीए सॉरी राइट, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने स्टार्ट किया था कि इंडिया में जीएसटी आना चाहिए, इंडिया में जीएसटी आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्टार्ट कर दी थी इनिशिएटिव लेना। पर इसके लिए 2003 में, ठीक है, एक कमेटी बनाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म की कि भैया जीएसटी में, जैसे बोलते हैं केलकर टास्क फोर्स कमेटी, केलकर टास्क फोर्स कमेटी 2004 में इस कमेटी ने बोला कि इंडिया में जीएसटी लगना चाहिए नेशनल बेसिस पे। यानी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने स्टार्ट किया कि इंडिया में जीएसटी अप्लाई होना चाहिए। 2003 में केलकर टास्क फोर्स एक कमेटी बनाई गई, जीएसटी को लाने के लिए कमेटी डिज़ाइन की गई। इस कमेटी ने कहा कि 2004 से ही इंडिया में जीएसटी लगना चाहिए नेशनल बेसिस पे। स्ट्रांगली रिकमेंड किया इस कमेटी ने कि नेशनल बेसिस पे जीएसटी लगना चाहिए। पहले आप थोड़ा बहुत ये समझ लें कि इंडिया में एक्ट कैसे बनता है, तभी आपको जीएसटी समझ में आएगा ढंग से। तो पहले हम एक्ट की बात करेंगे, फिर आगे करते हैं कि कोई भी कानून इंडिया में बनता कैसे है।
ये तो आप समझते हैं कि इंडिया में दो गवर्नमेंट पैरेलल चलती हैं, दो सरकारें पैरेलल चलती हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, राइट। दो सरकारें पैरेलल चलती हैं। अब जब दो सरकारें पैरेलल चलेंगी तो लॉ मेकर्स को पहले से पता था, जब संविधान बनाया जा रहा था, जब इंडिया को फ्रीडम मिला, कि अगर दो सरकारें चलेंगी, एक स्टेट लेवल पे चलेगी, एक सेंट्रल लेवल पे चलेगी, तो दोनों में क्लैशेस होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी मेरी बात मानी जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी मेरी बात मानी जाएगी, तो दोनों में क्लैशेस हो सकते हैं। इसलिए पहले ही लॉ मेकर ने, संविधान बनाने वालों ने दोनों की पावर्स को डिवाइड कर दिया है कि इन टॉपिक्स पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कोई कानून बना सकती है, इन सब्जेक्ट्स पे केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। तो वो टॉपिक्स कहाँ लिखे गए? 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल अनुसूची है, शेड्यूल या शेड्यूल, उसमें ये लिखे गए हैं। इसमें 3 लिस्ट दी गई हैं 7th शेड्यूल में। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मतलब मिक्स लिस्ट। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। और ये लिस्ट कहाँ दे रखी है? 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी। यूनियन लिस्ट में जिन टॉपिक्स के नाम हैं उस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाने की, कानून बनाने की। स्टेट लिस्ट में जिन टॉपिक के नाम हैं उन पर केवल स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। कॉन्करेंट लिस्ट एक मिक्स लिस्ट है जिसमें जो जिन टॉपिक्स के नाम है उन पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स में कोई भी चेंजेस करना है, वो यूनियन लिस्ट का टॉपिक है, केंद्र सरकार ही उस पर कानून बना सकती है। तो यानी सबसे पहले जो एक्ट बनाना है किसी सरकार को, तो डिपेंड करेगा वो कौन सी सरकार बना रही है। मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना चाहती है, तो देखिए कि वो टॉपिक यूनियन लिस्ट में आता है नहीं आता। अगर यूनियन लिस्ट में नहीं है वो टॉपिक, तो केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है तो स्टेट लिस्ट में देखा जाएगा, स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक है तो ही बना सकती है। कॉन्करेंट में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, पर अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया तो उसी का कानून प्रिवेल करेगा। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक पे कानून बना सकती है, पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट बना देगी तो वही कानून माना जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा शायद, है। तो अब जीएसटी में एक टॉपिक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक टॉपिक हुआ, एक सब्जेक्ट हो गया, राइट। अब ये नाम होना चाहिए किसी लिस्ट में, तभी गवर्नमेंट इस पर कानून बना सकती है। अब क्वेश्चन होता है जीएसटी पे जब कानून बनाया गया, क्योंकि आपने पढ़ा भी कि कोई भी टैक्स तभी ले सकती है सरकार जब कोई कानून बनाए। बिना टैक्स बनाए, बिना कानून बनाए कोई भी सरकार आपसे टैक्स नहीं ले सकती। तो पहले कानून एक्ट बनाना पड़ेगा। अब एक्ट बनाने के लिए जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे लिखे हुए कि इन टॉपिक्स पे ही कानून बनाया जा सकता है। तो जीएसटी एक टॉपिक हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये एग्जैक्ट नाम से मिलना चाहिए लिस्ट में। ऐसा नहीं कि गुड्स टैक्स लिखा है तो कानून बन जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरा नाम मैच होना चाहिए जो लिस्ट में दे रखी है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि जीएसटी का टॉपिक किसी लिस्ट में था ही नहीं, ना वो यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ था, ना वो स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ था, ना कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ था, राइट। तो जब वो टॉपिक ही नहीं लिखा हुआ तो सरकार कानून नहीं बना सकती, कोई भी सरकार नहीं बना सकती। तो आपको क्या करना होगा, आप समझ में आ रहा होगा कि पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा। अमेंड मतलब उसमें कुछ संशोधन करने होंगे, उसमें एडिशन करना होगा, वो टॉपिक जोड़ना होगा, उसी के बाद सरकार कानून बना सकती है। तो जीएसटी लाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, अभी आप पढ़ेंगे भी आगे। कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट पास किया, 101वां अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। 101 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2016 में, और जीएसटी को वर्ड एक ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके लिए हम एक नया आर्टिकल जोड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं सेक्शन की जगह, आर्टिकल 246A, एक नया आर्टिकल जोड़ा 246A कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। और इस आर्टिकल में 2 सब आर्टिकल जोड़े गए। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया, ठीक है, कि अगर 2 सब आर्टिकल ऐड किए गए कि अगर विद इन स्टेट सामान बिक रहे हैं, जैसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं, INTRA, इंट्रा स्टेट। अगर विद इन स्टेट सामान बिक रहा है इंट्रा स्टेट, तो आधा टैक्स जो भी जीएसटी होगा, जैसे 10% है जीएसटी के रेट, तो आधा टैक्स देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा लेगी स्टेट गवर्नमेंट। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बिक रहा है, जैसे इंटर स्टेट बोलते हैं, INTR, इंटर स्टेट, तो वहाँ पे पूरा टैक्स कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी।
तो आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर कोई भी कानून बनाना है किसी भी सरकार को किसी भी टॉपिक पे, तो वो टॉपिक स्पेसिफिकली 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो यूनियन लिस्ट में होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट बना रही है तो स्टेट लिस्ट में होना चाहिए, और कॉन्करेंट में भी हो सकता है, राइट। अगर वो टॉपिक ही नहीं है तो फर्स्ट यू हैव टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा, वो टॉपिक ऐड करना होगा, तभी आप उस पर कानून बना सकते हैं। तो पहली स्टेप हो गई कोई भी कानून बनाने के लिए इंडिया में, टू चूज़ टॉपिक, कि आप पहले टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर, आप ये लिख सकते हैं नॉलेज के लिए। तो पहली स्टेप यही है इंडिया में कोई भी कानून बनाने के लिए कि वो टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर आपको चूज़ करना होगा। और ये टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर कहाँ से मिलेगा? ये 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा। अगर वो टॉपिक नहीं है तो यू हैव टू ऐड टॉपिक और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना होगा, चेंज करना होगा, उसके बाद ही वो टॉपिक पे आप कानून बना सकते हैं। बिना वो टॉपिक के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पावर ही नहीं है तो आप कानून नहीं बना सकते। कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आपको कानून बनाने होते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सुप्रीम लॉ है, सर्वोच्च लॉ है, उसके अगेंस्ट में कोई भी कानून नहीं बन सकता। क्लियर? तो कोई भी कानून अगर इंडिया में बनाना है तो पहली स्टेप हो गई सेलेक्ट टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल, राइट। दूसरी स्टेप, अब हमने टॉपिक ले लिया, अब उसको जानकार लोग, अब इस टॉपिक में क्या क्या होगा, कैसे कैसे रूल्स बनेंगे, क्या क्या अप्लाई होगा, क्या रेट्स एक्सेप्ट होंगी, तो गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है नॉलेजेबल पर्सनस की। आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी, सब्जेक्ट को जानने वाले लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। इसमें ऑथर हो सकते हैं, इंडस्ट्री के लोग हो सकते हैं, कोई फॉरेन ऑथर या फॉरेन नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, कोई भी जो गवर्नमेंट को लगता है वो उन लोगों की कमेटी बनाएगी। और उस कमेटी का एक हेड होगा, जैसे हर जगह होता है कोई ना कोई रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है, तो एक कमेटी बनाएगी सरकार उस टॉपिक को जानने वाले लोगों की। तो सेकेंड स्टेप हो गई इन फॉर्म अ कमेटी हु नोज द टॉपिक, जो टॉपिक को जानती है उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। थर्ड स्टेप, अब ये कमेटी एक ड्राफ्ट लेटर तैयार करेगी, ड्राफ्ट लेटर जिसे आप बिल भी बोल सकते हैं। इस ड्राफ्ट लेटर में कमेटी लिखेगी कि कैसे कैसे क्या क्या कानून होने चाहिए, किन किन पे कानून अप्लाई होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरा प्रोसीजर लिखा होगा, बेसिक सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो इसे बोलते हैं ड्राफ्ट लेटर। क्लियर? पहली स्टेप क्या थी कोई भी कानून बनाने की? सेलेक्ट द टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी स्टेप थी उस टॉपिक को जानने वाले लोगों की कमेटी बनाएगी सरकार। तीसरी स्टेप थी वो कमेटी एक ड्राफ्ट लेटर और बिल प्रिपेयर करेगी। अब ये जो बिल है ये बोथ हाउसेज में, जब हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है कानून उसकी, तो अब ये जो बिल बना है ये बोथ हाउसेज में पास होगा। पास इन बोथ हाउसेज, बोथ हाउसेज मतलब एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है, राइट। हिंदी में इंग्लिश में बोले तो ये हो जाएगा अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, कहीं आप सोचेंगे जहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं लोकसभा वो अपर हाउस होगा, नहीं, इंग्लिश में वो लोअर हाउस है। जहाँ स्टेट्स के नॉमिनी बैठते हैं जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो राज्यसभा। तो ये जो बिल बना है इस पर बहस की जाएगी, आर्गूमेंट होगा और ये मेजोरिटी से पास किया जाएगा बोथ हाउसेज में। पहले राज्यसभा और लोकसभा बोथ हाउसेज में पास होगा, या लोकसभा में पास होगा राज्यसभा में, यानी दोनों जगह पास होना मैंडेटरी है। अगर 50% प्लस मेजोरिटी आएगी तो माना जाएगा ये बिल पास हो गया। अब ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास फॉर असेंट पर्पज, असेंट मतलब स्वीकृति पर्पज, असेंट बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति देगा। ये बिल जब बोथ हाउसेज में पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसे पढ़ेंगे, ऑब्वियसली वो देखेंगे कि ये बिल जो बनाया गया है, जो कानून लाया जाना जो लाना चाहती है सरकार, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है या नहीं, वो अपनी कमेंट भी दे सकते हैं और वो बिल को वापस कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इसमें ये चीज़ कम है तो वो बिल को वापस कर सकते हैं। वापस फिर बिल किसके पास आ जाएगा? कमेटी के पास। राष्ट्रपति कोई बाउंड नहीं कि वो करना ही पड़ेगा साइंस। अगर लगता है राष्ट्रपति को कि ये चीज़ें कमियां हैं, इसमें कुछ कानूनों में खामियां हैं, तो वो उसको वापस भेज देगा कमेटी के पास कि ये चेंजेस करें। कमेटी राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग चेंजेस करेगी, फिर वो बोथ हाउस में दोबारा पास होगा वापस से, क्योंकि उसमें चेंजेस हो गए, चाहे वो 1% ही चेंज हुआ तो वापस से बोथ हाउसेज में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा और फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे, अपने सिग्नेचर कर देंगे। जैसे ही वो साइन करेंगे बिल की को हम क्या बोलने लग जाएंगे? एक्ट। बिल बिकम्स एक्ट, वो एक्ट बन जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है क्या प्रेसिडेंट दोबारा भी लौटा सकते हैं? नहीं, एक ही बार है
आप एक बार ही वापस कर सकते हैं, आप एक ही बार बता दीजिए क्या क्या कमी है, बार बार आप वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में भी दो तरीके के बिल बनते हैं। बिल मतलब कानून बनाने के लिए जो ड्राफ्ट बनता है, एक होता है मॉनेटरी बिल जिसमें पैसे की बात की जाती है, एक होते हैं नॉन मॉनेटरी बिल। तो मॉनेटरी बिल जो हर साल बजट आता है, बजट आप देखते ही फरवरी में आता है इंडिया का, जिसमें पैसे की बात की जाती है कि इंडिया आने वाले साल में इतना खर्च करेगा, ऐसे ऐसे इनकम आएगी बजट में, तो मॉनेटरी बिल है। मॉनेटरी बिल को राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता है, उस पर साइन करना ही पड़ेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मॉनेटरी बिल कैन नॉट बी रिटन बाय द प्रेसिडेंट, वो वापस नहीं लौटाया जा सकता है। हाँ, नॉन मॉनेटरी बिल है जिसमें पैसे की बात नहीं हो रही है, जैसे जीएसटी नॉन मॉनेटरी बिल है, राइट। तो इस पर आप वापस कर सकते हैं, एक बार प्रेसिडेंट लौटा सकता है अपने कमेंट लिख के, और उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग। तो ये होता है कोई भी कानून बनने का एक सिंपल प्रोसीजर, बेसिक प्रोसीजर इंडिया में। सबसे पहले तो एक टॉपिक लेना होगा, अगर कोई भी कानून बनाना चाहती है सरकार किसी टॉपिक पे, वो टॉपिक मिलना चाहिए, और वो टॉपिक मिलेगा 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो यूनियन लिस्ट में मिल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बना रही है तो स्टेट लिस्ट में होगा, कॉन्करेंट लिस्ट है, तो दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। पर जब तक स्टेट गवर्नमेंट बनाती है उसका ही कानून चलेगा, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया उस लिस्ट पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रिवेल करेगा। फिर गवर्नमेंट उस सब्जेक्ट को जानने वाले लोगों की कमेटी बनाएगी। कमेटी एक ड्राफ्ट लेटर ऑफ बिल तैयार करेगी जिसमें लिखेगी प्रोसेस क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे लॉ अप्लाई होगा इंडिया में। फिर वो बिल बोथ हाउसेज में पास होगा, लोकसभा और राज्यसभा, यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस। फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति जब साइन कर देंगे उस पर तो वो एक्ट बन जाएगा। और बिल दो तरह के हो सकते हैं, मॉनेटरी बिल जिसमें पैसे की बात की जा रही है, नॉन मॉनेटरी बिल। तो मॉनेटरी बिल को राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते हैं, वो साइन करना पड़ता है। नॉन मॉनेटरी बिल को राष्ट्रपति वापस कर सकते हैं, एक बार वापस भेज सकते हैं, फिर उस राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग चेंजेस होगा, फिर वापस वो प्रोसेस फॉलो होगा, और फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे। जैसे बिल पे प्रेसिडेंट साइन करेंगे वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जीएसटी में मतलब कोई भी कानून इंडिया में कैसे बनता है, उसका बेसिक फ्रेमवर्क है। जीएसटी का टॉपिक था ही नहीं, बता दिया। इन इस लिस्ट में इन एग्जैक्ट नाम से मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ा 246A। उस आर्टिकल में दो सब आर्टिकल हैं। इंट्रा स्टेट से, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट सामान बिक रहा है तो आधा 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 टैक्स लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा टैक्स लेगी स्टेट गवर्नमेंट। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान सप्लाई हो रहा है, सर्विसेज सप्लाई हो रही, तो इसे इंटर INTR इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे, और फिर पूरा टैक्स कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कलेक्ट करेगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया जीएसटी लाने का इनिशिएटिव। केलकर टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने बोला कि जीएसटी नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए इंडिया में 2004 में। अब ये नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए का क्या मतलब है? कोई भी देश जीएसटी तीन तरीकों से लगा सकता है अपने देश में। एक होता है नेशनल बेसिस पे, एक होता है स्टेट बेसिस पे, और एक होता है डुअल बेसिस पे। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। नेशनल बेसिस का मतलब है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट करेगी, स्टेट्स को कोई राइट नहीं होगा। स्टेट बेसिस पर अगर लगा रहे हैं कोई टैक्स तो स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी, सेंट्रल को कोई राइट नहीं होगा। और डुअल बेसिस पे लगा रहे हैं तो दोनों सरकारों के पास राइट होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगी। तो कोई भी कंट्री अपने देश में जो टैक्स है, जीएसटी है, वो तीन बेसिस पे कलेक्ट कर सकती है। नेशनल बेसिस पे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट करे, स्टेट बेसिस पे केवल स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स देगी, और डुअल बेसिस पे दोनों सरकारों को राइट दिए जाएँ जीएसटी लेने के लिए। तो इंडिया क्या है, जो भारत है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, फेडरल सिस्टम है इंडिया में। फेडरल सिस्टम मतलब क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी चल रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी चल रही है, दो सरकारें पैरेलल चल रही हैं, ऐसा नहीं कि एक ही सरकार है। तो अगर जीएसटी नेशनल बेसिस पे लाना है, जो केलकर टास्क फोर्स कमेटी ने क्या बोला कि जीएसटी नेशनल बेसिस पे आएगा इंडिया में। उसने तो ये रिपोर्ट दी थी सरकार को 2004 में कि जीएसटी इंडिया में नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए। पर अगर नेशनल बेसिस पे लगेगा तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी, राइट।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब कलेक्ट करेगी तो स्टेट्स को तो राइट नहीं होगा कलेक्ट करने का, जबकि पहले क्या होता था, काफ़ी टैक्स जो पुराने टैक्स सिस्टम है उसमें जो वैट हो गया, जो सेल्स टैक्स लगता था, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो तो अभी भी लगती है एक्साइज ड्यूटी कुछ प्रोडक्ट पे जो जीएसटी में नहीं आते, तो इसे तो हम छोड़ देते हैं। जो वैट होता था, सेल्स टैक्स होता था, वो केवल कौन लेती थी, स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। प्रोडक्ट अगर बिकता था तो सेल्स टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट लेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि अब जब जीएसटी आएगा तो हम सेल्स टैक्स भी हम ही कलेक्ट करेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे फिर हम ऑब्जेक्शन करेंगे। अगर सारी इनकम सेंट्रल ही ले जाएगी तो स्टेट को क्या मिलेगा? तो जो स्टेट्स थे वो डर गए कि अगर इंडिया में नेशनल बेसिस पे लगाओगे जीएसटी तो हम कानून को पास नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी इनकम कम हो रही है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास पहले 10 लाख रुपए आते थे, अब मैं कोई ऐसी चीज़ लेके आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं अभी 10 लाख मेरे पास आएंगे, फिर मैं डिसाइड करूँगा मुझे आपको कितने देने, तो आप ऑब्जेक्शन करोगे कि ये तो गलत है, क्योंकि आपको क्या पता आपको 10 लाख में से 1 लाख मिलेगा या 10 लाख पूरे मिलेंगे या 7 लाख मिलेंगे, 6 लाख मिलेंगे, राइट। तो आप ऑब्जेक्शन नहीं करोगे, ये तो बहुत डाउटफुल है। तो जो स्टेट थे वो अड़ गए कि फिर हम जीएसटी आने ही नहीं देंगे इंडिया में। अब आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा स्टेट के आने ना आने से क्या होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाना चाह रही है तो मानना पड़ेगा। नहीं, आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी कानून तभी बनेगा जब 7th शेड्यूल में लिस्ट में होगा, तो जीएसटी तो था ही नहीं किसी लिस्ट में, तो सरकार को पहले कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी चेंज करना होगा तो आपको परमिशन लेनी होगी, राज्यसभा लोकसभा में जाना होगा कानून बनाने के लिए, राइट। तो राज्यसभा में तो वो बैठते हैं ना, स्टेट के नॉमिनी बैठते हैं, तो वो मना कर देंगे हम आने नहीं देंगे जीएसटी, तो जीएसटी बिल अटक जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जब तक पास नहीं होगा बोथ हाउस में राष्ट्रपति साइन नहीं कर सकता, राइट। तो इसलिए जीएसटी वो मना कर दिया स्टेट ने कि हम जीएसटी आने ही नहीं देंगे इंडिया में, क्योंकि उन्हें डर हो गया कि वो हमारी रेवेन्यू छीन रही है। तो इसलिए सरकार को मजबूरी में इंडिया में डुअल बेसिस को अडॉप्ट करना पड़ा। वैसे कमेटी की रिपोर्ट तो नेशनल बेसिस की थी, पर मजबूरी में, क्योंकि फिर स्टेट गवर्नमेंट अड़ जाते, स्टेट्स अड़ जाते कि हम अपनी रेवेन्यू शेयर नहीं करेंगे, उन्हें डर था, तो गवर्नमेंट ने डुअल बेसिस पे जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया और इंडिया थर्ड कंट्री बना। ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री है जिसने जीएसटी को डुअल बेसिस मॉडल पे इंडिया में अपनाया है। डुअल बेसिस मॉडल मतलब जिसमें आधा मतलब जो टैक्स है वो दो हिस्से में बटेगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और एक स्टेट गवर्नमेंट लेगी, तो ये होता है डुअल बेसिस पे जीएसटी लगाना। और ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री है जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया, और राइट नाउ मोर देन 160 कंट्रीज जीएसटी को अडॉप्ट कर चुकी हैं अपनी कंट्री में। 160 से ज़्यादा देशों में जीएसटी लगाया जाता है। अब क्वेश्चन होता है जीएसटी सबसे पहले किसने लगाया? जीएसटी सबसे पहले किसने लगाया? जीएसटी फ्रांस की देन है वर्ल्ड को। 1954 में ही फ्रांस ने जीएसटी और वैट दोनों लगा दिया। जीएसटी को वैट भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अभी आगे पढ़ेंगे। तो फ्रांस पहली कंट्री है जिसने 1954 में जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया, और उसी के बेस पे डिफरेंट कंट्रियों ने इस मॉडल को अपनाया। इंडिया में लगा जीएसटी 2017 1 जुलाई, ये तो आपको पता ही है और पढ़ेंगे भी अभी। तो देखिए कितना डिफरेंस है, कितने सालों बाद इंडिया ने सिस्टम को अपनाया, ठीक है। क्योंकि जीएसटी एक अच्छा टैक्स का कॉन्सेप्ट है, इससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब काफ़ी टैक्स की चोरी रुक जाती है। तो इंडिया में बहुत टाइम लग गया जीएसटी को आने में, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जो एनडीए की गवर्नमेंट थी उन्होंने जीएसटी लाना स्टार्ट किया। 2004 में केलकर टास्क फोर्स कमेटी जो बनी उसने रिपोर्ट दी सरकार को कि भैया कि इंडिया में जीएसटी नेशनल बेसिस पे आना चाहिए। अब देखिए रिपोर्ट देने के बावजूद भी सरकार ने जीएसटी नहीं लगाया, कोई कदम नहीं उठाया। फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, हम इसमें कांग्रेस की सरकार ही नहीं इस बीच। तो 2007-8 का जो बजट आया, जो बजट आता है हर साल सरकार का, आप समझते हैं, उस बजट में उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पीएम चिदम्बरम जी थे, इंडिया में चिदम्बरम जी थे फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इंडिया में जो जीएसटी लगेगा 2010 से अप्लाई होगा। अनाउंसमेंट हो जाता है कि जीएसटी अप्लाई किया जाएगा 2010 से, पर 2010 भी आया, उन्होंने मिस कर दी डेडलाइन। फिर आपको पता ही है कांग्रेस विदा हुई। फिर 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट दोबारा आई सत्ता में, बीजेपी सरकार, तो उसने दोबारा स्टार्ट किया, जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था उसको दोबारा इन्होंने स्टार्ट किया। इसके बाद 2016 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया,
कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ा, बताया था, क्योंकि जीएसटी का टॉपिक था ही नहीं। आर्टिकल 246A नया आर्टिकल जोड़ा गया और 2017 से इंडिया में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है कैसे कैसे जीएसटी को लाने की कोशिश की गई। तो आप देख सकते हैं 2000 से स्टार्ट हुआ, 2017 आ गया, यानी एटलीस्ट 16+ ईयर लग गए इंडिया में किसी भी टैक्स सिस्टम को लाने के लिए। अब हमने ये तो समझ लिया कि एक्ट बनता कैसे है। अब एक्ट डिवाइड किस में होता है? एक्ट डिवाइड होता है चैप्टर्स में। जैसे बुक में चैप्टर होते हैं 1 2 3 4, ऐसे एक्ट में भी चैप्टर होते हैं 1 2 3 4। चैप्टर्स डिवाइड होते हैं सेक्शन में। जैसे अपनी बुक डिवाइड होती थी हेडिंग्स में, हेडिंग्स होती है कि ये हेडिंग वो हेडिंग, बट चैप्टर डिवाइड होते हैं सेक्शन में कि इस सेक्शन से ये सेक्शन इसमें आएगा। सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है उसे प्रोविज़न बोलते हैं। सेक्शन में जो भी चीज़ लिखी होती है उसे प्रोविज़न बोला जाता है लॉ की लैंग्वेज में, कि इस सेक्शन में ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो एक्ट किस में डिवाइड होता है? चैप्टर में। एक्ट में भी चैप्टर होते हैं, जैसे बुक में चैप्टर होते हैं 1 2 3 4, ऐसे एक्ट में भी चैप्टर होते हैं। चैप्टर डिवाइड होते हैं सेक्शन में, सेक्शन डिवाइड होते हैं प्रोविजन में। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं होते, वहाँ आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हम सेक्शन वर्ड यूज नहीं करते, वहाँ आर्टिकल वर्ड यूज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जबकि एक्ट में सेक्शन होते हैं और सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है उससे आप प्रोविजन बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम रीड कर लेते हैं, अब आपको यह लर्न हो जाएगा फटाफट। जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, की इंडिया में जीएसटी कैसे आया, उत्पत्ति कैसे हुई। इन द ईयर 2000 द देन प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, उन्होंने कोशिश की जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाने की, एंड सेटअप अ कमिटी बनाई टू डिजाइन अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स मॉडल फॉर द कंट्री। एक कमिटी बनाई जिसे केलकर टास्क फोर्स कमिटी बोलते हैं। इन 2003 द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म अ टास्क फोर्स ऑन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, विच इन 2004 स्ट्रांगली रिकमेंडेड, उसने बहुत स्ट्रांगली सुझाव दिया सरकार को कि फुली इंटीग्रेटेड जीएसटी आना चाहिए नेशनल बेसिस पे, कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले, स्टेट को राइट ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली देन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम, उस टाइम जो पी चिदम्बरम जी थे फाइनेंस, जब कांग्रेस की सरकार आ गई 2004 के बाद, वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2006-2007 का बजट बनाते टाइम, सॉरी 6-7 का बजट था, जब बजट बनाते टाइम अनाउंस किया था, मैंने 7-8 पढ़ा दिया था। अनाउंस दैट जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम अप्रैल 1 2010, कि जीएसटी इंडिया में आना चाहिए 2010 से, अप्रैल से अप्लाई होगा। सिंस देन, जब से अब तक जीएसटी में सेवरल डेडलाइन, हर साल डेडलाइन घोषणाएं होती नहीं पर जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ, एंड कंटिन्यू टू बी श्राउडेड बाय क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी, जीएसटी अनिश्चितताओं के बादलों से घिरा रहा। अगर हिंदी में बोले तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं कब आएगा जीएसटी। 2000 से कोशिश की जा रही है, अनाउंस भी कर दिया पी चिदम्बरम जी ने, फिर भी नहीं आया। द टॉक ऑफ यू शेयरिंग इन जीएसटी, फिर वापस से जीएसटी की पे बात स्टार्ट हुई। हाउएवर गेन मोमेंटम, वो घड़ी आ गई इन ईयर 2014 जब आया, व्हेन द एनडीए गवर्नमेंट टेबल द कॉन्स्टिट्यूशन, एनडीए सरकार लेके आई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए 1 अमेंडमेंट बिल लेके आई 2014 ऑन जीएसटी इन द पार्लियामेंट। और 19 दिसंबर 2014 को बिल आया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, कोई जीएसटी का टॉपिक है ही नहीं, तो आपको टॉपिक जोड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, यानी वह टॉपिक ऐड करना है। द लोकसभा पास द बिल ऑन 6 मई 2015, लोकसभा ने बिल पास किया 2015 में। राज्यसभा में बिल पास हुआ 3 अगस्त 2016 में। Subsequently, to ratification of the bill, more than 50% of the states, सब 50% से more state मान गए ratification of the change करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1 अमेंडमेंट बिल 2014 रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर राष्ट्रपति ने अलाउ किया, क्योंकि बिल जब पास हो गया बोथ हाउस में तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी 8 सितंबर 2016। उस टाइम जो प्रणब मुखर्जी थे इंडिया के प्रेसिडेंट, एंड बिकम द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट, 101 अमेंडमेंट एक्ट बना 2016, विच पेव द वे, जिसने रास्ता बनाया इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया में। अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होगा सर ये 122 अमेंडमेंट बिल था, तो ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 कैसे हो गया? इसका मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की 122 बार कोशिश की है, पर सफलता 101 बार ही मिली, यानी 21 बार चेंज नहीं हो पाया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन द फॉलोइंग ईयर ऑन 27 मार्च 2017, हाँ अब इस पर यहाँ तक तो सब में आ गया होगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। अब क्वेश्चन होता है जीएसटी क्या एक ही कानून है, इसमें बहुत सारे कानून बने? यस, जीएसटी मल्टीपल टैक्स को इंक्लूड करके जीएसटी बनाया गया है। देखिए, आपने ये तो पढ़ ही लिया कि डुअल बेसिस पे जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया गया है।
यानी आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी। तो जब भी कोई टैक्स लिया जाता है तो एक कानून बनाना पड़ेगा। अभी आपने पढ़ा बिना कानून बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है आर्टिकल 265, अब ये भी पढ़ेंगे आगे वैसे अब। आर्टिकल 265 में स्पेसिफिकली मेंशन है, नो गवर्नमेंट विल चार्ज और लेवी एनी टैक्स ऑन द सिटीजन विदाउट मेकिंग एनी एक्ट और लॉ। बिना कानून बनाए कोई भी सरकार आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कानून बनाना पड़ा जिसे हम बोलते हैं CGST एक्ट 2017। यही है, पढ़ना है आपके कोर्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, फिर GST सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करेगी जो, तो CGST लगेगा, राइट। हर स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक एक्ट बनाया जिसे बोलते हैं SGST एक्ट 2017। हर स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, सब ने मिलके, टोटल 29 स्टेट है, हर स्टेट ने अपना अलग से SGST एक्ट भी बनाया है। अब क्वेश्चन होता है हर स्टेट का एक्ट पढ़ना पड़ेगा, नहीं, डरिए नहीं, जो इसमें चीज़ें लिखी गई हैं वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, केवल 1-2% चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। यानी जो बेसिक फ्रेमवर्क है, GST कैसे लगता है, कब लगेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सेम है दोनों में। पर हर स्टेट को भी तो कानून पास करना पड़ेगा ना अपनी इस विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर में, तभी तो एक्ट बनेगा। स्टेट गवर्नमेंट को भी तो लेना है GST। तो हर स्टेट ने अलग से कानून बनाया SGST, GST को कलेक्ट करने के लिए। बिना कानून बनाए तो स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स नहीं ले सकती। तो जो इसमें लिखी गई बातें वही इसमें लिखी गई हैं। ये तो बात हो गई अगर विद इन स्टेट सामान बिक रहा है तो, जिसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट, INTRA, इंट्रा स्टेट। अगर आप गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो आधा टैक्स लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा लेगी स्टेट गवर्नमेंट। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बनेगा तो एक और कानून बनाना पड़ा जिसे बोलते हैं IGST एक्ट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। अगर इंटर स्टेट हो रही है, सिर्फ इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बिक रहा है, तो वहाँ पे IGST चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये पूरा टैक्स लगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक ये कानून बना, क्लियर। तो एक बना CGST एक्ट, हर स्टेट ने अपना अपना एक्ट बनाया, तो 29 जितने भी स्टेट हैं उसमें टोटल आपके बन गए SGST एक्ट। इंटर स्टेट मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बिकेगा तो भी GST चार्ज होगा, तो इसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया, जिसे बोला गया IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। और तो सब में एक जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं, पर कानून तो बनाना ही पड़ेगा, बिना कानून बनाए आप ले नहीं सकते थे, इसलिए। नेक्स्ट, फोर्थ सॉरी, GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। अब सर ये क्या है GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट? कुछ स्टेट्स को GST के आने से नुकसान था, ठीक है। कुछ स्टेट को डर था कि जब GST अगर इंडिया में आएगा तो उनकी इनकम कम हो सकती है, उन्हें नुकसान हो सकता है, तो वो डायलेमा में थे, वो भ्रम में थे। अब कैसे पता चलेगा नुकसान कैसे हुआ, तो पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट। GST एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, गवर्नमेंट ने बोला कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। GST एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। अब सर व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी लिख सकते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब सर इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? फॉर एग्जांपल, सपोज राजस्थान और यूपी, पहले कोई सामान राजस्थान, पहले की बात करते हैं GST से पहले, जैसे मिस्टर ए है, ये कोई सामान बेच रहा है मिस्टर सी को जो यूपी में रहता है। मिस्टर ए कोई सामान बेच रहा है मिस्टर सी को जो यूपी में बेच रहा है, सामान की वैल्यू है 1 लाख, और पहले लगता था CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जाता था तो CST लगता था पहले, जिसे बोलते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, मान लेते हैं 10% रेट है, 10,000, बिल बन जाएगा 1,10,000 का। ये भले लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर कलेक्शन का राइट स्टेट को ही दे रखा था कि आप ही रख लेना ये टैक्स, ठीक है। तो ये CST लगा, CST मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता था सामान पहले, तो पहले CST लगता था। अभी टैक्स का जो लिया टैक्स, अगर आप पब्लिक से टैक्स के नाम से कोई पैसा लेते हैं वो सरकार को जाता है, तो राजस्थान गवर्नमेंट को जाता था ये पैसा, राइट।
अब जीएसटी आ गया पहले, ठीक है। अब जीएसटी में गवर्नमेंट ने लिखा कि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहाँ पे वो गुड्स पहुँचेगा, सप्लाई किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा, उसी स्टेट को मिलेगा टैक्स का बेनिफिट। यानी अगर ये जीएसटी है तो फिर जी अब यहाँ जीएसटी लगेगा, 1 लाख का सामान है सेम, अब जीएसटी लगेगा 10,000, तो ये अब यूपी गवर्नमेंट को दिया जाएगा टैक्स का बेनिफिट। सरकार ने ये बोला, राजस्थान गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तो फिर अब उल्टा हो गया, पहले तो उसी गवर्नमेंट को मिलता था जो एक्सपोर्टिंग स्टेट है, जहाँ से वो बिक रहा था सामान, वही स्टेट गवर्नमेंट अपने पास पैसा रख लेती थी। पर अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा, जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम होगी जिस स्टेट में, उसी स्टेट को टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा। तो जो डेवलप्ड स्टेट थे ऑलरेडी, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात फॉर एग्जांपल, तो ये डेवलप्ड स्टेट ने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि अब इनकी इनकम कम हो जाएगी। भाई पहले तो यही लगते थे, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में कोई फैक्ट्री है तो वो वहाँ और सामान बिक रहा है राजस्थान में या यूपी में, तो बिक तो कहीं भी सकता है, पर जो टैक्स लेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही लेती थी, सीएसटी वो अपने पास रख लेती थी। अब आप कह रहे हो ये टैक्स आप अपने पास नहीं रखोगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं स्टेट को ट्रांसफर करेगी जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा। तो ऐसे स्टेट अड़ गए कि फिर तो हम जीएसटी इंडिया में आने ही नहीं देंगे जो पहले से डेवलप थे, क्योंकि उन्हें तो नुकसान है, क्योंकि उनकी इनकम छीन के आप दूसरे को दे रहे हो, उन्हें ऐसा लगा, राइट। तो जो डेवलपिंग स्टेट हैं या जो अंडर डेवलप है उन्हें तो फ़ायदा है इससे, क्योंकि उनके पास रेवेन्यू बढ़ जाएगी, टैक्स का कलेक्शन गवर्नमेंट उन्हें देगी। पर जो डेवलप्ड स्टेट है ऑलरेडी पहले से इंडिया में, जहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, मेजर जहाँ प्रोडक्शंस होता है, जहाँ गुड्स बनाए जाते हैं इंडिया में बेचने के लिए, उन स्टेट को लगा कि जीएसटी के आने से हमारी इनकम तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा पैसा लेके गवर्नमेंट दूसरे स्टेट को दे रही है। तो वो अड़ गए कि अब हम जीएसटी आने नहीं देंगे इंडिया में, क्योंकि भैया राज्यसभा में तो पास कराना ही है ना बिल आपको। तो गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया ऐसे स्टेट्स को कि डरो मत, अगर तुम्हें अब हम आप अगर लगता है तुम्हें कि जीएसटी के आने से सच में तुम्हें नुकसान होगा, तो हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे, हम तुम्हारे नुकसान की भरपाई करेंगे। गवर्नमेंट ने इन स्टेट्स को प्रॉमिस दिया कि अगर सच में ही जीएसटी के आने से लॉस होता है, आपकी रेवेन्यू कम हो जाती है, टैक्स का कलेक्शन कम होता है, तो हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि हम आपको कंपनसेट करेंगे। कंपनसेट मतलब नुकसान की भरपाई करेंगे। अब ये कैसे होगी नुकसान की भरपाई, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बस अभी तक इतना कॉन्सेप्ट समझ लें कि कुछ स्टेट जिन्हें डाउट था कि जीएसटी के आने से नुकसान हो सकता है, उनकी रेवेन्यू कम हो सकती है, उनका टैक्स का कलेक्शन कम हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने उन्हें अश्योरेंस दिया कि भैया अगर नुकसान होता है जीएसटी के आने से, तो हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे, उस नुकसान की भरपाई करेंगे। तो इसके लिए और गवर्नमेंट ने कानून बनाए जिसे बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई मशीन तो है नहीं रुपए की कि अपने पास से दे देगी, गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी और टैक्स कलेक्ट करेगी एक्स्ट्रा, और उसी पैसे से इन स्टेट्स की नुकसान की भरपाई करेगी। अब क्वेश्चन उठता है ये जो टैक्स कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, ये किस पे लगेगा? गवर्नमेंट ने बोला ये लग्जरी गुड्स पे लगेगा, लग्जरी और सिन गुड्स, जो पापी गुड्स हैं, जो डीमेरिट गुड्स हैं, जैसे गुटखा, पान मसाला, तंबाकू। लग्जरी गुड्स मर्सिडीज़ कार, जो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं, गवर्नमेंट उन पर एक अलग से जीएसटी के अलावा, यानी जीएसटी तो लगेगा ही नॉर्मल, उसके अलावा एक और टैक्स लगेगा, जैसे जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट टैक्स बोला जाएगा, और ये लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स पे लगेगा। सिन गुड्स मतलब डीमेरिट गुड्स, जो ख़राब होते हैं हेल्थ के लिए, जैसे आपका गुटखा, तंबाकू, पान मसाला एक्सेट्रा। तो उन टैक्स उससे जो कम पैसा मिलेगा सरकार को, उस टैक्स से ये उन स्टेट को ट्रांसफ़र करेगी सरकार जिन स्टेट को जीएसटी के आने से नुकसान हुआ है। अभी लॉस कैसे मेज़र होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब आप आगे सीखेंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। तो एक तरह से 4 कानून तो बन ही गए। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया जीएसटी लगाने के, जिसे सीजीएसटी एक बोलते हैं। एक हर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया जिसे एसजीएसटी बोलते हैं। एक आईजीएसटी बना, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप सामान बेचेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। और एक बना जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। तो आप देख सकते हैं कितने मल्टीपल टैक्सेस हो गए यहाँ तक। अब एक लास्ट में फिर यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, क्योंकि इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरी भी है। यूनियन टेरिटरी आप समझते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती हैं, वो किसी स्टेट का पार्ट नहीं होती हैं, तो वो यूनियन टेरिटरी है। तो एक वो भी तो जीएसटी लगेगा। जैसे आप चंडीगढ़ में शॉपिंग कर रहे हैं, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, तो वो स्टेट तो है ही नहीं, तो वहाँ पे तो यूटीजीएसटी, वो तो यूनियन टेरिटरी है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि आधा टैक्स तो हम लेंगे, आधा टैक्स यूनियन टेरिटरी को दिया जाएगा। तो इसके लिए भी तो कानून बनाना पड़ेगा, बिना कानून बनाए तो टैक्स ले नहीं सकती। तो हर यूटीजीएसटी के लिए कानून बना, जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। यानी जीएसटी आने से एक तरह से पांच मेजर कानून बन गए आपके।
बहुत सारे मल्टीपल कानून बनेंगे, ऑल्दो सब में एक जैसी चीज़ें लिखी गई हैं, पर कानून तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है बिना कानून बनाए आप टैक्स नहीं दे सकते, तो कानून बनाना पड़ा गवर्नमेंट को। पहला बना CGST एक्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट देता है टैक्स कलेक्शन का। हर स्टेट ने अपना ही कानून बनाया, जिसे बोलते हैं SGST एक्ट 2017, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक बना IGST, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सामान बिक रहा है, गुड्स सप्लाई हो रहा है तो IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट बना, जिन GST के आने से अगर कुछ स्टेट्स को लॉस हुआ है तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए कानून बनाया गया, जैसे कि GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 को लाया गया। और जो यूनियन टेरिटरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है उन वहाँ पे भी टैक्स कलेक्ट होगा, तो आधा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा यूनियन टेरिटरी को जाएगा, तो उसके लिए कानून बना जिसे बोलते हैं UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पर 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिन्हें स्टेट ही माना जाता है क्योंकि वहाँ उनकी खुद की विधानसभा, उन्होंने खुद का स्टेट लेजिस्लेचर बना रखा है, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये यूनियन टेरिटरी भी हैं तीनों, और इन्हें स्टेट का भी दर्जा दिया गया है क्योंकि इनके यहाँ खुद की विधानसभा है, मुख्यमंत्री होते हैं, चुनाव होते हैं, विधानसभा है तीनों की। बाकी यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं है, तो ये 3 यूनियन टेरिटरी को GST में स्टेट ही माना जाएगा। स्टेट ही माना जाएगा इन तीनों यूनियन टेरिटरी को, ठीक है। यानी अगर दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर में शॉपिंग करेंगे तो CGST प्लस SGST लगेगा, आधा लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा लेगी स्टेट गवर्नमेंट। पर अगर आप चंडीगढ़ में शॉपिंग करेंगे या दादरा नगर हवेली, बाकी जो यूनिट है लद्दाख, तो वहाँ पे CGST प्लस UTGST लगेगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम फटाफट पढ़ लेते हैं अब आगे। In the following year, 27 March 2017, the Central GST legislation बना, GST को लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल लेके आई, पहले तो बिल लाना पड़ेगा, राष्ट्रपति जब साइन करेगा तब कानून बन जाएंगे। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST बिल आया, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स UTGST बिल आया, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट बिल आया 2017 वर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। लोकसभा पास दीज बिल ऑन 29 मार्च 2017 को पास हुए लोकसभा में, एंड विद द रिसिट ऑफ द प्रेसिडेंट असेंट, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई इन कानूनों को। 12 अप्रैल 2017 बिल्स वर इनेक्टेड, और ये बिल्स बन गए, कानून बन गए। जब राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो एक्ट बन जाएंगे। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अभी नरेंद्र मोदी, उनका क्या स्टेटमेंट था उस टाइम, नरेंद्र मोदी जी का देखते हैं। इट इज़ अ विन फॉर डेमोक्रेटिक इथोस, एक तरह से ये राजतंत्र की जीत है, प्रजातंत्र की जीत है, अपनी प्रजा जो है डेमोक्रेटिक है इंडिया, प्रजा की जीत है। एंड अ विक्ट्री फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए विक्ट्री है। GST विल इम्प्रूव द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, GST से इम्प्रूवमेंट होगा कि बिजनेस आसान हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। द इनेक्टमेंट मतलब जो कानून बना, सेंट्रल एक्ट वॉज फॉलोड बाय इनेक्टमेंट ऑफ द स्टेट GST लॉ बाय वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर। हर स्टेट ने अपना भी GST लॉ बनाया क्योंकि बिना कानून बनाए तो आप ला नहीं सकते। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, द हिस्टोरिक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स आया सुधार के लिए, GST वॉज इंट्रोड्यूस। GST लॉ वॉज एक्सटेंड टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 8 जुलाई, क्योंकि पहले वहाँ पे आर्टिकल लगता था 370 जो स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था जम्मू कश्मीर को, वो अब हट चुका है, तो इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में भी GST लगता है। अरुण जेटली जी जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब GST आया तो उन्होंने क्या बोला था, इट इज़ नॉट द एंड, ये कोई एंड नहीं बट स्टार्ट ऑफ द जर्नी, ये केवल नई यात्रा की शुरुआत है। GST इज़ अ पाथ ब्रेकिंग इंडायरेक्ट टैक्स, एक तरह से बहुत अच्छा इंडायरेक्ट टैक्स हुआ। रिफॉर्म विच अटेम्प्ट टू क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट बना, क्योंकि पहले हर स्टेट अलग अलग रेट से टैक्स लगाता था, जैसे वैट बोलते थे, अब एक ही रेट से लगेगा। GST है सबज्यूम मल्टीपल इंडायरेक्ट टैक्स, सबज्यूम मतलब मर्ज हो गए, बहुत सारे इंडायरेक्ट टैक्स खत्म हो गए, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट यानी सेल्स टैक्स बोलते थे इसको, वैल्यू एडेड टैक्स, CST सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एक्सेट्रा। वैट एंड GST आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, वैट और GST एक ही बात है। क्यों एक ही बात है अभी हम पढ़ेंगे आगे। एज द लेटर डिनोट कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ वैट बाय कवरेज गुड्स एंड सर्विसेज, पर GST में गुड्स भी कवर है और सर्विसेज। वैट का मतलब होता है जो जनरली गुड्स पे टैक्स लगता है उसे वैट बोलते हैं, पर GST में गुड्स भी कवर होंगे और सर्विसेज भी लगेगा। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट वैट और GST इन 1954। फ्रांस पहला देश था जिसने GST को अडॉप्ट किया और वर्ल्ड को GST का कॉन्सेप्ट दिया। प्रेजेंटली मोर देन 160 countries have implemented VAT or GST in some form or other because this tax has the capacity to raise 160 कंट्रीज GST लगा चुकी हैं, बिकॉज इस टैक्स में कैपेसिटी है टू रेज रेवेन्यू, इससे रेवेन्यू बढ़ती है सरकारों की इन मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड न्यूट्रल मैनर, चोरी नहीं हो पाती, कोई पार्शलिटी नहीं होती है।
मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलोड यूनिफाइड जीएसटी। ज़्यादातर देशों में एक ही सिंगल टैक्स लगता है जीएसटी का, दैट इज या तो अपॉर्चुनिटी जीएसटी 3 बेसिस पे लगता है, नेशनल बेसिस, स्टेट बेसिस और डुअल बेसिस। तो या ज़्यादातर देशों में या तो स्टेट बेसिस पे लगता है या नेशनल बेसिस पे लगता है, पर इंडिया में डुअल बेसिस पे लगता है। However, in a फेडरल पॉलिटिक्स लाइक ब्राज़ील एंड कनाडा, जैसे फेडरल पॉलिटिक्स होती है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चल रही है, डुअल सिस्टम इज़ प्रेवलेंट, वहाँ पे डुअल सिस्टम ही सही माना जाता है, वही प्रिवेल करता है। अंडर डुअल सिस्टम जीएसटी इज लेविड मतलब चार्ज किया जाता है बाय बोथ द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट भी चार्ज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज करती है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फेडरल नेचर, क्योंकि इंडिया में भी यही है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है, तो दोनों सरकारें पैरेलल चलती हैं। इससे इंडिया ने भी डुअल जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, 2 पेज कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रेगुलर क्लासेस होंगी और आपके पास मॉड्यूल होगा ही, मॉड्यूल से ही पढ़ाया जाएगा। हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।